Hello, everybody. Welcome back to my channel. My name is Prashabdi, and you are welcome back on Industrial Dispute Act 1947 का फोर्थ लेक्चर. ओके, सो हम अब ये इसके बाद एक और लेक्चर आएगा. उसके बाद दिस इज द एंड ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट चैप्टर. और आई होप कि अब जो यूजीसी का एग्जाम आने वाला है, आप 10 मार्क्स पक्के से हासिल कर सकते हो अगर आपने मेरे वीडियो देख लिए है तो. ठीक है, क्योंकि मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि लॉ ही है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, और स्टैंडिंग ऑर्डर है, वो भी मैं कुछ दिन में ले आऊंगी. बहुत इजी है वो भी. छोटा सा लॉ है जो कि इसी के अंतर्गत आता है. बहुत छोटा सा है और बहुत ही शांत है कि मतलब जल्दी से समझ में आ जाए, ऐसी चीज है. ठीक है, वो भी मैं ले आऊंगी. इसी के साथ में अगर आपने थोड़ी बहुत और फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी तक बताया नहीं है कि स्ट्राइक के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो वो जो है, जस्ट टाइप इट डाउन ऑन यूट्यूब. खैर, अगर मैं 15 तारीख से पहले नहीं लेकर आ पाई, तो आप क्या करना कि आप अभी ही इस यूनिट को, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करना कि फॉर्म्स ऑफ स्ट्राइक, ऐसा कुछ टाइप करना यूट्यूब पे. आपको बहुत सारे अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे. आप उन्हीं को पढ़ लेना. ठीक है, आप उनको पढ़ लोगे, आपका कम से कम थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगा कि कौन से तरीके के स्ट्राइक्स होते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्ट्राइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वो आपको 2 to 4 मार्क्स आपको दे सकता है. ठीक है, और ये लॉ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो कि मैंने पढ़ा रही हूँ अभी. तो अभी तक हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4, पढ़ा है. प्रोसीजर पॉलिसीज हमने पढ़ ली है. ठीक है, जो कि अथॉरिटी के पास में होती है. जब अथॉरिटी को कुछ भी काम करना होता है, तो उनके पास कौन सी पावर्स है. ठीक है, जो भी हमें अथॉरिटीज दी गई, कंसलेशन ऑफिसर, आर्बिट्रेशन, ये सब जो दिए गए ना हमको, उनकी अथॉरिटी, उनके पावर्स कितने हैं, उनके प्रोसीजर क्या है, वो काम करेंगे तो वो कैसे कैसे करेंगे. ठीक है, कितने कितने मंथ में करेंगे, कितने मंथ के बाद या कितने डेज के बाद उनको अपनी रिपोर्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास भेजनी है. ठीक है, तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है as to the exams. Now, let's start with this session now today. कि आज हम चैप्टर नंबर 5 स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, मैंने पहले वाले सेशन में भी आपको समझाया था कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द स्ट्राइक्स. तो जो स्ट्राइक होती है ना, वो एक बॉडी ऑफ द पीपल है. ठीक है, बॉडी ऑफ बॉडी ऑफ द एम्प्लॉय है, वर्कमैन है. ठीक है, जो कि अपने किसी एक चीज के वजह से या अपनी किसी मांग के वजह से वो उसको स्ट्राइक में कन्वर्ट करती है. मतलब कि स्ट्राइक पे आ जाते हैं कि हमें हमारी ये वाली मांग पूरी कर दो, जो कि हमें नॉर्मली समझ में आती है स्ट्राइक का मतलब. लॉकआउट का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता है यहाँ बता देती हूँ कि लॉकआउट का ये, जैसे स्ट्राइक एक एम्प्लॉय की चीज होती है ना, वैसे ही लॉकआउट जो होती है वो एक एम्प्लॉयर की चीज होती है. कि वो दरवाजे बंद कर सकते हो, लॉक आउट कर सकते हैं सारे एम्प्लॉयज को, कि हाँ ठीक है, आप रहो स्ट्राइक पे, हमें लगता है कि ये चीज गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो हम भी लॉकआउट कर रहे हैं. ठीक है, हम भी दरवाजे बंद कर दे रहे हैं, आप करिए. ठीक है, लॉकआउट का मतलब ये नहीं होता है कि कंप्लीटली क्लोजर हो चुका है उस चीज का. ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि कोई चीज टेम्परेरी के लिए बंद हुई है. जब तक वो चीज, मांग या जो भी है वो, जब तब तक कलेक्टिव बार्गेनिंग होता नहीं है या एक दूसरे की मांग सुनी नहीं जाती है, तब तक के लिए वो टेम्परेरी क्लोजनेस होती है, बस. और कुछ नहीं है उसका मतलब. ठीक है, तो अगर कोई टेम्परेरी, मतलब कि कोई ऐसी चीज ना समझ में आए तुमको कि ये क्या परमानेंट होता है, नो नो नो, दिस इज ओके, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग. ना, अब आपको सेक्शन कैसे याद रखना है, जैसे मैंने याद रखा था. अगर आपको वैसे याद होता है तो वेरी वेरी गुड. नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से याद करना. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 22 इज प्रोहिबिशन, 23 इज जनरल प्रोहिबिशन, 24 इज इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, 25 इज प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड्स. ओके, तो मैं कैसे याद करती हूँ कि 22 प्रोहिबिशन, जनरल प्रोहिबिशन, इलीगल एंड फाइनेंशियल एड्स. बस मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ. ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ. लेट मी रब दिस आउट. ओके, सी, मैं कैसे याद करती हूँ. प्रोहिबिशन मतलब कहाँ पे प्रोहिबिशन है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स. जनरल प्रोहिबिशन कहाँ पे है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स. इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स मतलब कि क्या याद रखना है, प्रोहिबिशन, जर्नल, इलीगल, फाइनेंशियल एड्स. ठीक है, सेक्शन नंबर 22, 23, 24, 25 आपको अभी याद हो गया, अभी के अभी आपको याद हो गया.
ठीक है। चैप्टर नंबर 5A जो कि ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट है। अब देखो इसमें ना पहला ही एक है जो कि मुझे तो किसी ने क्लियर किया ही नहीं था। मेरे को फिर थोड़ा ढूंढना पड़ा कि एक्चुअली ये एप्लीकेशन क्यों लिखी जाती है। ठीक है, तो अब जी ये जो है ना ये आते हैं अमेंडेंट से। ठीक है, अमेंडेंट्स होते हैं बहुत सारे। तो जो अमेंडेंट्स होते हैं उसमें ये लॉ, इसमें ये चैप्टर्स ना इंक्लूड करे जाते हैं। तो अगर किसी को ये चैप्टर अपने में इंक्लूड करना है फॉर व्हाट, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट। ठीक है, अगर किसी को किसी का किसी कारणवश समझ लो कि कोई डिपार्टमेंट जो है उसको क्लोजर करना है या उसका ले ऑफ करना है, उसमें से लोगों को हटाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे या तो कोल नहीं है, या तो समझ लो ज्यादा ही लेबर हो रहे हैं, या तो समझ लो कि हमारे पास काम नहीं है देने के लिए, ऐसा ऐसा कोई भी रीजन हो। तो जो ले ऑफ होता है, जो रिट्रेंचमेंट होता है, उसके लिए एप्लीकेशन अगर भरनी है तो आपको इस वाले सेक्शन में 25A एप्लीकेशन फॉर द सेक्शन नंबर 25 एंड 25E, ठीक है, तो आपको ये एप्लीकेशन लिखनी होगी। इसीलिए यहाँ पे 25A जो है वो एप्लीकेशन के लिए लिखी गई है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? ए फॉर एप्लीकेशन। ठीक है ना। सेक्शन नंबर बी, दैट इज डेफिनेशन ऑफ अ कंटिन्यूअस सर्विस। आई रिमेंबर इज एन बी डेफिनेशन, बी डेफिनेशन। सी इज वर्कमैन लेड फॉर द कंपेंशन। अब जो भी वर्कमैन है जो भी लेड ऑफ हो चुके हैं, क्या वो कंपेंशन के लिए है कि नहीं एलिजिबल। ठीक है, तो उसमें उसका राइट है कि वो लेड ऑफ अगर हुआ है तो उसे कंपेंशन मिलना चाहिए। ठीक है ना। डी फॉर ड्यूटी, डी फॉर ड्यूटी एंड सी फॉर कंपेंशन मैंने बता दिया। डी फॉर ड्यूटी फॉर द ऑफ एन एम्प्लॉयर टू मेंटेन द मिस्टर रोल ऑफ द वर्कमैन। ठीक है, ये तो रजिस्टर जैसा होता है जैसे मैंने पहले बताया था। ई, E for not entitled, मतलब workman is not entitled to the compensation in certain cases। ठीक है, ये certain cases आ चुका है। This is a PYQ। ओके, ये वाला PYQ है। सेक्शन नंबर 25E, वो कब एंटाइटल नहीं होता है कंपेंशन के लिए। ठीक है, तो ये E फॉर नॉट एंटाइटल, F फॉर ना। अब देख लो कि कोई रिट्रेंचमेंट ऑफ द वर्कमैन है। ठीक है, उसमें क्या कंडीशंस लगेगी। ठीक है, उस वर्कमैन को रिट्रेंच करने के लिए, तो वो यहाँ पे बताया। उसके बाद में एफ, एफ इज फॉर द केस ऑफ द कंपेंशन टू द वर्कमैन इन द केस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग। तो एफ एफ इज फॉर द ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, एफ इज फॉर द रिट्रेंचमेंट ऑफ द वर्कमैन। एफ एफ ए 60 डेज, 60 डेज ऑफ व्हाट, गिविंग अ नोटिस कि तुम क्लोज डाउन कर रहे हो किसी भी अंडरटेकिंग का। ठीक है, तो आपको 60 डेज का नोटिस देना होगा। नाउ एफ एफ इज फॉर द कंपेंशन ऑफ केस इन द क्लोजिंग डाउन द अंडरटेकिंग। G is for the procedure of for the retrenchment, H is for the re-employment of the retrenched workman। ये PYQ है। ठीक है, तो इसमें से कौन से PYQ आ चुके हैं ना, मैं भी यहाँ बता देती हूँ। यही बता देती हूँ तो थोड़ा इजी हो जाता है। डेफिनेशन ऑफ अ कंटिन्यूअस सर्विस। ठीक है, नॉट एंटाइटल। ठीक है, 60 डेज पूछा गया था कि सिक्स कितने दिन लगाते हैं, ये पूछा था क्लोजिंग डाउन अगर कर रहे हो तो। ठीक है, ये एच, री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिट्रेंच वर्कमैन। इसका क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, मैंने गूगल पे बहुत सर्च करने की कोशिश करी। जब मैं आपको ये सेक्शन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। और कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं वही नहीं बता दूंगी। चलो, Okay. Now, so the first thing is that हम जब strike and lockout पढ़ रहे हैं तो उसमें prohibition is a section number 22। ठीक है, strike and lockout का मतलब मैंने बता दिया। Now let's move forward कि prohibition का मतलब क्या है कि उसको रोकना। प्रोहिबिट कर देना, उसको तब तक नहीं करना। ठीक है, कि आप ये चीज तब तक नहीं कर सकते। तो प्रोहिबिशन में नो पर्सन है, सबसे पहले है कि एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय के बारे में है कि आप कब कब तक स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं कर सकते। ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्वेश्चन है और ये PYQ है। ठीक है, नो पर्सन एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज शॉल गो ऑन अ स्ट्राइक इन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कोई भी अगर PUS में है, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में है, तो वो नहीं जा सकते स्ट्राइक पे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वो कब जा सकते हैं या उनको कब अगर उनको जाना है तो वो कैसे जाएंगे। देखो, नो पर्सन एम्प्लॉयड, तो कोई भी पर्सन जो भी है एम्प्लॉयड में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में कैन नॉट गो और शॉल गो ऑन अ स्ट्राइक। ठीक है, विदाउट गिविंग, विदाउट गिविंग
to the employer notice of a strike and hereafter provided within the 6 weeks before strike. ठीक है, मतलब 6 हफ्ते पहले ही उन्हें बताना होगा विद इन 6 मंथ, सॉरी 6 महीने, 6 हफ्ते, 6 वीक्स तक, जब तक बिफोर द स्ट्राइकिंग उन्हें बताना होगा, उन्हें अपना ये जो नोटिस ऑफ द स्ट्राइक है वो किसको देना होगा, एम्प्लॉयर को देना होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट थिंग इज कि अगर उन्होंने पूछा विदाउट गिविंग हाउ मेनी वीक्स ऑफ नोटिस, तो इसमें आएगा 6 वीक्स। पहला एक क्वेश्चन बन गया। विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, तुमने नोटिस दे दिया आज, ठीक है, उसके विद इन 14 डेज तुम स्ट्राइक पे नहीं जाओगे। ठीक है, विद इन 14 डेज, सो नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज शॉल गो ऑन अ स्ट्राइक इन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस। ठीक है, तो आपको कभी भी कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती ना, तो ऊपर से लाइन पढ़ो पूरी, उसके बाद उसका सेक्शन सब सेक्शन पढ़ो। ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ द स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन सच नोटिस एज, जो भी स्ट्राइक के लिए डेट दी गई होगी उसको उससे पहले नहीं जाना। ठीक है, वो भी बता दिया है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर अ कंसिलिएशन ऑफिसर एंड 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग। ध्यान से सुनो, ये वाला ये पीवाईक्यू है, और इतना बड़ा कंफ्यूजन है ना यहाँ पे, क्योंकि 3-4 लाइन एक जैसी दिखती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि आंसर क्या है। ओके, मैं हाईलाइट करके बताती हूँ। देखो, ड्यूरिंग दी पेंडेंसी, यहाँ रब भी कर देती हूँ ताकि फिर से समझा सको ठीक से। ना, ड्यूरिंग द पेंडेंसी, ओके, आज नोटिस हमने दे दिया है, और हमारी कंसिलिएशन ऑफिसर के साथ में हमारी प्रोसीडिंग चल रही है, जो भी प्रॉब्लम हुई थी उस चीज की प्रोसीडिंग चल रही है बिफोर अ कंसिलिएशन ऑफिसर। और जब वो प्रोसीडिंग चल रही है, जब वो प्रोसीडिंग चल रही है, आप तब एंड 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, आप जिस दिन वो दे दिया गया ना उसके 7वें दिन 8वें दिन के बाद ही आप नहीं जा सकते। मतलब आप 7वें दिन के बाद विद इन द 7 डेज एंड 7 डेज आफ्टर, ओके, तो 7 डेज आफ्टर के बाद में भी आप नहीं कर सकते स्ट्राइक, ये वो बोलना चाहता है। ठीक है, तो आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैंने अभी अटैच भी करे हैं, मैंने अटैच करके रखे हैं। ठीक है, आपको वो भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कितने कंफ्यूजन करते हैं ये सारे क्वेश्चंस। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, आफ्टर द 7 डेज, मतलब 7 डेज के बाद, जिस वो कंक्लूजन आने के बाद आप उसके बाद स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। ठीक है ना, no employer carrying on any public utility services shall lock out any of his employer। आप लॉकआउट नहीं कर सकते, कौन नहीं कर सकता, एम्प्लॉयर नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता, 6 वीक्स में नहीं कर सकता, 14 डेज में नहीं कर सकता, एक्सपायरी ऑफ बिफोर एक्सपायरी ऑफ द डेट नहीं कर सकता, जब तक उन्हें नोटिस में जो दिया है वो उसके पहले नहीं कर सकता, ड्यूरिंग द पेंडेंसी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने जो हाईलाइट करके रखे हैं आप वो लिखेंगे। आप, मैंने 7 डेज को करना मैं भूल गई, आप 7 डेज को भी लिखेंगे। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इतना याद हो गया, प्रोहिबिशन है। ठीक है, सेक्शन नंबर 22 प्रोहिबिशन। अब आते हैं जर्नल प्रोहिबिशन पे। ओह सॉरी, यहाँ पे ये रह गया। हाँ, द नोटिस ऑफ द लॉकआउट और द स्ट्राइक अंडर दिस सेक्शन शॉल नॉट बी नेसेसरी वेयर देयर इज ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस। अच्छा, अब कोई स्ट्राइक है जो पहले से ही चल रही है, और उसमें लॉकआउट या कुछ भी जो भी चल रहा है, आपको उसमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट क्या बोला गया है कि ऑन दी shall send an intimation of such lockout or the strike on the day on which it is being declared टू सच अथॉरिटी। और लेकिन आपको भेजना होगा फिर भी, एक अथॉरिटी को भेजना होगा कि हम स्ट्राइक यहाँ पे हुई है करके। ठीक है, इफ एनी ऑन द डे एनी एम्प्लॉयर receives from any person employed by him in such notice, he shall within 5 days thereof report to the appropriate government to such authority, that government may prescribe that the number of the notice received on the given on that day। this is not important but I have written just for you। ओके, उसको 5 दिन के अंतर्गत आपने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बताना होगा। जैसे उसको वो नोटिस मिलता है तो उसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बताना होगा या तो सच अथॉरिटी को बताना होगा कि हमें ये नोटिस मिला हुआ है। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कितने दिन में बताना है, 5 डेज में बताना है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट बट you should remember। Section number 23, that is general prohibition, 22 prohibition, 23 general prohibition। Okay, now during the pendency of the conciliation proceeding before the board, 7 days, and after the
and 7 days after the conclusion of such proceeding. Okay, आप कब नहीं जा सकते हैं? अब यहाँ पे क्या बोला है कि जनरल प्रोहिबिशन, जब आपका कोई भी प्रोसीडिंग चल रही होगी, आपका कोई भी कोर्ट में या कंसिलेशन ऑफिसर के पास में अगर आपका कोई भी केस चल रहा होगा, तो आप किस किस वक्त पे नहीं जा सकते हैं स्ट्राइक पे, या कितने महीने का टाइम दिया गया है कि आप किस महीने के बाद नहीं जा सकते या कितने महीनों के बाद नहीं जा सकते। दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, जनरल प्रोहिबिशन में कोई भी वर्कमैन या तो फिर कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता अनटिल उसमें कब तक नहीं कर सकता, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कंसिलेशन प्रोसीडिंग बिफोर अ बोर्ड एंड 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लेबर कोड या नेशनल ट्रिब्यूनल्स के पास, या ट्रिब्यूनल्स के पास, किसी के पास भी अगर कोर्ट के पास चल रहा होगा, तो आप 2 months के बाद नहीं कर सकते। अगर आपका आर्बिट्रेशन के पास चल रहा होगा तो 2 months के बाद नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट है जो कि है, ओके, 14 days। अब ना क्वेश्चन है, मुझे मिला या नहीं मिला याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने लगाया हुआ है तो शायद होगा वहां पे। तो आप बोर्ड के साथ जब आपका चल रहा होगा केस, या तो फिर आपका कंसिलिएशन प्रोसीडिंग अगर आपकी बोर्ड के साथ चल रही है, तो वहां पे क्वेश्चन था कि पेंडेंसी ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर अ बोर्ड एंड एंड 8th day और 14 day आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो आपको हमेशा 7th day ढूंढना है, आपको 14th day आपको मिलेगा, आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि 7 days, ओके, 7 days के बाद आप नहीं जा सकते। अम, ना ट्रिब्यूनल्स में भी पूछा है कि यहाँ पे 3 month लिख देते हैं, हमेशा हमेशा 3 month ही आता है मुश्किल से। अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 6 7 तो वैसे भी याद नहीं रहता, लेकिन 2 मुश्किल से आपको याद रहेगा कि 3, शायद 3 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, क्योंकि 3 दिख जाते हैं। अगर आपको 3 दिख रहा है तो आपको क्या याद रखना है, 2। ठीक है, आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन तो 2 याद रह ही जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 24, इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी सेक्शन नंबर 22 या 23 का कोई भी कॉन्ट्रावेंट कर दिया, जो कि अभी हमने पढ़ा, आपने कर दिया, तो आपको आप ये इलीगल माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी स्ट्राइक एंड लॉकआउट चल रही है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेकर और वो पहले से ही कमेंस्ड हो चुकी है, ठीक है, तो शॉल नॉट बी डीम्ड टू बी इलीगल ना। अगर लॉकआउट हुआ है जो कि इलीगल स्ट्राइक की वजह से हुआ है, या तो स्ट्राइक हो गई है क्योंकि इलीगल लॉकआउट हुआ है, तो वो भी डीम नॉट डीम टू बी इलीगल। ठीक है ना। सेक्शन नंबर 25, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ द फाइनेंशियल एड्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट कर रहे हैं, तो आपको कोई फाइनेंशियल या मनी इन द टर्म्स ऑफ आपको हेल्प नहीं करी जाएगी, उसके लिए आपको प्रोहिबिट किया जाता है। ठीक है ना। हमको यहाँ पे क्वेश्चन, जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस मिले थे, जो कि था जून 2000 अभी का था, और ये जो कैंसिल हो गया था एग्जाम, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जो कि मुझे लगता है कि ड्रॉप हुआ होगा ये क्वेश्चन पक्के से, लेकिन देखा जाए तो सब कुछ ही राइट ही है इसमें। ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने वैसे ही आंसर बता दिया गलती से, लेकिन अब आप पॉज करेंगे और आप रीड आउट करेंगे कि आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, आपके लिए आपको क्या लगता है। ठीक है, तो आप ये मुझे बताना। ना which of the following criteria of the section number 22 Industrial Dispute Act 1947, that no employer carrying on any public utility services shall lock out any of these workplace। अब देखो यहाँ पे ना हमें दो दो तरीके से बताया गया कि सेक्शन नंबर 22 23 में हमें दो तरीके से बताया गया कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, और करके बताया, लेकिन अभी यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि एम्प्लॉयर के बारे में बोला गया। ठीक है, तो गिविंग विदाउट गिविंग दैम अ नोटिस ऑफ लॉकआउट। ठीक है, चलो जी, ये तो सही है। ओके, within the 14 days of giving such notice, okay, before the expiry of the stipulated period, okay, during the pendency of any conciliation proceeding before the conciliation officer and a week after such proceeding। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो इतना बोला था कि 7 days, अगर बोला जाए तो 7 days ही करके आना, अगर 2 months बोला गया तो 2 months ही करके आना, 30 days बोला गया है तो 30 days ही करके आना, 1 month कभी नहीं समझना उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको डिफाइन करती है कि आप कितने ज्यादा समझदार हो इन चीजों को लेके। ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर अ लेबर कोर्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल्स और एंड 2 months आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग। ओके, अब आपको यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा होगा, विच इज वेरी गुड, क्योंकि एक्चुअली सब कुछ सही ही है। ठीक है ना। ना अगर आपको लगता है, ठीक है, चलो आपको लग गया कि नहीं डी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो डी को कट कर लेते हैं।
तो डी को मैंने कट किया, 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 बट दिस इज इन ऑल दी ऑप्शंस। तो आप अपना दिमाग लगाओ वहां पे कि अगर ये ऑल दी ऑप्शंस में आ रहा है तो मैं क्यों अपना दिमाग ये लगाऊं कि मैं उसको कट कर दूं। पर मुझे पता है कि वो 7 डेज है और वीक में 7 डेज ही होते हैं। ठीक है, वीक में 7 डेज ही होते हैं और यहाँ पे सारे आंसर्स में डी ही है। तो मैं अपना क्यों दिमाग लगाऊं, तो सारे आंसर इज राइट। इज जस्ट कि वहां पे ई नहीं दिया है। ठीक है, ई नहीं दिया है, पर ये क्वेश्चन एक्चुअली ड्रॉप होना चाहिए था क्योंकि सारे आंसर राइट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा ये भी यहाँ देखो, मैंने कहा था ना कि कंफ्यूजन आता है करके। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अंडर विच ऑफ द कंडीशन अ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड बाय द वर्कमैन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज शैल बी इलीगल। देखो अब कौन सी चीज है जो बोल रहा है कि इलीगल हो जाएगी अगर कंडीशन दैट इज डिक्लेयर्ड बाय द वर्कमैन ना। Resorting to the strike after the lapse of 14 days of giving such notice। अच्छा ठीक है, after the lapse of 14 days, okay, resorting to a strike within 7 days from the conclusion of a conciliation proceeding before a conciliation officer। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको within and after अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, within and after समझना होगा। within का मतलब क्या है कि 7 days within, तो ये तो राइट है। विद इन 7 डेज, आफ्टर 7 डेज मना किया गया है, लेकिन विद इन 7 डेज राइट है। रिसोर्टिंग टू द स्ट्राइक आफ्टर 7 डेज, ठीक है, विद इन का मतलब तो राइट ही है ना, क्योंकि वो 8th डे पे स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, पर विद इन 7 डेज पे स्ट्राइक पे जा सकते हो। ठीक है, तो रिसोर्टिंग टू द स्ट्राइक आफ्टर 7 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ सच, तो ये तो गलत बात है ना, नहीं कर सकते। रिसोर्टिंग टू द स्ट्राइक विद इन 2 मंथ्स, ओके, अभी समझ में आया। विद इन एंड आफ्टर का मतलब समझ में आया होगा, आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया होगा। विद इन एंड आफ्टर, ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा आंसर को इधर उधर कर सकती है। ठीक है, तो आंसर विच इज द राइट आंसर इन दिस इज इलीगल, ये इलीगल है। आप आफ्टर 7 डेज नहीं कर सकते, दिस इज इलीगल, शॉल बी इलीगल।